योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघ्रिष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः। जयतु संस्कृतं। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम बृहज्जातक के अंतर्गत सप्तम अध्याय जो आयुर्दाय अध्याय के नाम से ख्यात है उसके द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम प्रथम श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ पर बताई थी कि किस ग्रह की कितनी आयु होती है ना, सबकी अलग अलग बताई थी। अब हम उस आयु में से वहाँ हमारी आयु निकली थी, परमायु जो थी वह 127 वर्ष। अब किसी की 127 वर्ष तो हो नहीं सकती आयु, तो अब उसका घटाने का क्रम यहाँ से शुरू हो जाता है ना। अब उसको हम घटाना धीरे धीरे प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ से घटती जाएगी और फिर वही 60, 70, 80 के करीब पहुँच जाएगी, और हो सकता है जिसकी कम होगी उसकी 40, 30 के करीब भी पहुँच जाए। ठीक है। श्लोक इस प्रकार से है। मंदाक्रांता छंद में है, मेरा प्रिय छंद है मंदाक्रांता। नीचेतोर्धं ह्रसति हि ततश्चान्तरस्थेनुपातो होरात्वंश प्रतिमम परे राशितुल्यं वदन्ति हित्वा वक्रं रिपुगृहगतैर्हीयते स्वत्रिभागः सूर्योच्छिन्ना द्युतिषि चादलं प्रोज्झ्य शुक्रार्कपुत्रौ सूर्योच्छिन्ना द्युतिषु चादलं प्रोज्झ्य शुक्रार्कपुत्रौ। आवाज़ मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, पर फिर भी प्रयास था, है ना। जैसे कौए कोयलों के सामने गाएं, उसी प्रकार से हमारा गाना भी आपके समक्ष व्यर्थ है। ठीक है, चलिए अर्थ पर आते हैं। अर्थ जो है इसमें कहते हैं कि नीचे तोर्धम, अगर वह नीच का हो जाए, कौन? ग्रह, है ना। अब ग्रह भी नीच का हो तो फिक्स ही नीच का होना चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य उच्च का कहाँ रह रहा है? मेष राशि में 10 अंश पर है ना। शून्य कला, शून्य विकला, शून्य प्रतिविकला, तो उस स्थिति में वह उच्च का है। उसी से 6 राशि और जोड़ देंगे, यानी तुला राशि में कितने अंश पर? 10 अंश पर। तो जब सूर्य तुला राशि पर, तुला राशि में 10 अंश पर होगा फिक्स, 0 कला 0 विकला, तो उस समय वह कितनी आयु अपनी ह्रसति मतलब घट जाती है ना। उस कितनी आयु जो है वह घट जाएगी, तो उसकी आयु घट जाएगी लगभग आधी, अर्धम, है ना। अर्धम त्यजति पंडितः, ये तो उपदेश में भी आता है। तो उसकी अगर वह नीच का होगा, है ना, नीच जैसी उसकी स्थिति बन रही होगी, तो क्या समस्या, क्या नियम लगेगा वहाँ पर कि आधी आयु गई, खेल खत्म। पर कब आधी आयु जाएगी? जब वह फिक्स, जैसे 6, 10, 0, 0, 0, 0, यह स्थिति होगी उसके जातक की कुंडली में। जब सूर्य तुला राशि में 10 अंश पर होगा, 0 विकला, 0 कला पर होगा, तो समझ लीजिए आधी आयु उसकी गई। सूर्य कितनी आयु दे रहे थे? 19 वर्ष की, तो उसका आधा कर दीजिए, 9.5 वर्ष की, है ना। जैसे मान लीजिए सामान्य में मान लीजिए 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष में भी आधी आयु जाएगी, तो कितना बचा? 5 वर्ष, यानी सूर्य की अब 5 वर्ष आयु शेष रही। उसी प्रकार से जो भी अन्य ग्रह हैं, मंगल है, मान लीजिए मंगल नीच का, जैसे मेरी कुंडली में नीच का है, तो मंगल कितनी, मान लीजिए मंगल की आयु 12 वर्ष है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। गुरु नीच के चले गए, तो गुरु की मान लीजिए 20 वर्ष है, 20 की आधी हो गई 10। तो ऐसे जो भी जिस ग्रह की जितनी भी आयु होगी, ये मैं बता रहा हूँ, कल्पना मात्र है आपके लिए सरलतापूर्वक समझाने के लिए, बाकी सबकी अलग अलग है जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह नीच में होगा जातक की कुंडली में, कौन सी कुंडली में? तो लग्न कुंडली में। अभी लग्न कुंडली की बात चल रही है। लग्न कुंडली में यदि कोई जातक का ग्रह नीच का होगा, उच्च का हमने देख लिया था कि उच्च में वह अपनी पूर्णायु दे रहा था, पर नीच का नहीं बताया था। तो नीच का कब होगा? अगर नीच का होगा तो फिर कितनी आयु देगा? आधी आयु देगा, और वो भी फिक्स नीच का होना चाहिए। अब वह नीच से मान लीजिए
यहाँ एक दो कला आगे ही चल जाए, एक कला आगे चला गया तो फिर गणित करना पड़ेगा, फिर गणित करने बैठ जाइए आप। फिर इसको हम कहते हैं भुक्तांश और भोग्यांश, है ना। फिर यह राशि तुल्य तथा क्या कहा आगे, ततः चांतरस्थेनुपातो, फिर जो अंत में अलग चीज़ शेष रह रही है, मान लीजिए ना नीच का है ना ऊंच का है, किसी अलग ही राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में चले गए सूर्यदेव, अब वो बीच में फंस चुके हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो उसका भुक्तांश है अथवा भोग्यांश है उसको अलग अलग कर लेंगे, है ना। फिर उसके अंतर्गत हम उसकी आयु बनाएंगे, वह प्रक्रिया जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर उस आयु से हम कहेंगे कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन तक यह सूर्य की आयु प्राप्त हो रही है। अगर ना उच्च का है ना नीच का है, बीच में फंस गया तो फिर गणित करनी पड़ेगी, ठीक। और वो गणित करनी ही है आपके लिए, क्योंकि भाई हमेशा हर कुंडली में उच्च का और नीच का तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आगे पीछे तो होगा ही। फिर कहते हैं होरा त्वंश प्रतिमम परे राशि तुल्यम बदंती, है ना। जो होरा कुंडली है, नवमांश कुंडली है, इन कुंडली के सहारे भी हम देख सकते हैं, है ना। अगर वह इनके मान लीजिए इनमें भी नीच का है ना, अथवा इनमें भी ऊंच का है, अथवा कहीं और स्थिति है उसकी, तो भी वह अपने जैसे नवमांश देखेंगे किस नवमांश में है, कितने नवमांश बीत चुके हैं, कितने नवमांश शेष हैं। फिर उस नवमांश के आधार पर हम कहते हैं कि नवमांश को कला युक्त कर लीजिए, है ना। नवमांश अगर कला युक्त हो जाए तो गणना सरल हो जाती है, इसलिए राशियों से गण कला में कर लीजिए, फिर कला में राशियों से अंश में कर लीजिए, अंश से फिर कला में आ जाएंगे। तो फिर कला से अगर आप नवमांश निकालेंगे 108 से भाग दे दीजिएगा, उसका टोटल नवमांश कितने हैं 108, है ना। 12 राशियां हैं और हर राशि का 9 नवमांश होते हैं, तो 12 नम्मा 108, तो 108 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा आयु वगैरह वो सब निकल आएगी उसमें, ठीक है। तो वह राशि तुल्यम वदंती। फिर आगे और कुछ कह रहे हैं, अब ये दो चीज़ तो समझ में आ गए कि एक नवमांश से, एक होरा से और एक लग्न से, 3 प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि हित्वा वक्रम, ओहाक त्यागे धातु है ना, उस पर उससे त्वा प्रत्यय करने पर हित्वा रूप बना। कोई एक बार में कोई देखेगा तो हित्वा से समझेगा नहीं कि हित्वा का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ है हित्वा का अर्थ छोड़ना, त्याग कर। तो छोड़ दीजिए किसको, वक्रम, वक्र ग्रह को, है ना। आप सब सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी जितने ग्रह हैं वह सभी वक्र गति से चलते हैं, कभी कभी कदा कदा, है ना। कभी कभी वह वक्र हो जाते हैं, कभी कभी अपने मार्गी रहते हैं, मार्ग पर चलते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं। और राहु के तो सदैव वक्री रहते हैं भाई, वो उल्टे ही चलते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह वक्री हों जातक की कुंडली में, उनको छोड़कर क्या करना है, अगर कोई रिपु ग्रह गतैर शत्रु के घर में पहुंच जाए, है ना, ऐसा कोई ग्रह जो वक्र भी ना हो, मार्गी हो, पर वह शत्रु के घर में हो, जैसे सूर्य है, सूर्य शनि के घर में चला जाए अथवा शुक्र के घर में चला जाए, ये शत्रु हैं उसके, है ना। ऐसे ही चंद्रमा के घर में बुध चला जाए, बुध शत्रु है चंद्रमा का, तो बुध चंद्रमा के घर में चला जाए, मतलब कर्क राशि में चला जाए, कर्क राशि में चंद्रमा स्थित, बुध स्थित हो, तो वह क्या करता है, हीयते, हीय धातु भी छोड़ने अर्थ में है, त्यागने अर्थ में है, कम करने अर्थ में है। तो वह अपने स्वत्रिभाग, अपनी जो आयु थी उस आयु का त्रिभाग नष्ट कर देता है, यानी 1/3 नष्ट कर देता है। जो भी उसकी पूर्णायु होगी उसका 1/3 चला जाएगा, है ना। समझ लीजिए आप 1/3 भाग उसका चला जाएगा, वो शेष नहीं रहेगा। जैसे किसी ग्रह की आयु 9 वर्ष है, अब 9 वर्ष का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, है ना, 3 चले जाएंगे, तो 6 वर्ष जो हैं वह 6 भाग 6 वर्ष ही शेष रहेंगे, बाकी के 3 वर्ष कम हो जाएंगे उसके, अगर वह शत्रु के घर में होगा तो, है ना। शत्रु के घर में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई ग्रह जो वक्री ना हो, मार्गी हो और शत्रु के घर में चला जाए, तो वह अपनी 1/3 भाग जो आयु है वह समाप्त कर देता है, खो देता है। अब जाएगा शत्रु के घर में रहेगा तो कमज़ोर तो हो ही जाएगा, वो लोग डांट फटकार लगाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उकसाते रहेंगे, तो वह वैसे ही उसका खून जलेगा, खून जलेगा तो वैसे ही दुबला पतला हो जाएगा, हाँ, मेरी तरह, और फिर आयु भी कम हो जाएगी, है ना। वो एक कहानी भी है कि एक वृक्ष के पास वैज्ञानिकों ने क्या किया था,
अनुसंधान किया, एक वृक्ष को बढ़िया सुंदर सुंदर बातें सुनाई और एक वृक्ष को सुंदर सुंदर गालियाँ सुनाई। तो जो गाली वाला वृक्ष था वो जल्दी सूख गया, और जो जिसको सुंदर सुंदर बातें उसकी तारीफ़ की वह खूब हंसता खिलखिलाता रहा, मतलब अच्छे उसमें फूल पत्ती लगते रहे। तो इस प्रकार से जो दुर्वचन है उनका भी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ भी कहा कि शत्रु के घर में चला गया तो शत्रु उसकी 1/3 आयु को समाप्त कर देगा, है ना। जो भी आयु का हिस्सा है वह 1/3 उसका चला जाएगा, चलते बनेगा। ठीक है, अब आगे भी एक और चीज़ कह रहे हैं, हर पंक्ति में अलग अलग बात कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ घट ही रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, सब घट ही रहा है और आगे तक घटते ही जाएगा, बढ़ना नहीं है कहीं पर भी, सब जगह घटना ही घटना है। कह रहे हैं सूर्योच्छिन्ना द्युतिषी च, सूर्योच्छिन्ना, सूर्य से जो उच्छिन्न हो गया है ना, सूर्य के द्वारा जो जिसका तेज, जिसका प्रभाव घट चुका है, समाप्त हो चुका है, जो सूर्य के प्रभाव में ही समाहित हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई सूर्य के पास में कोई, अब वो सबका अलग अलग अंश है ना, जो जितने अंश के करीब आ जाएगा, अगर सूर्य के पास जितने करीब जाते जाएंगे उतना ही वह ग्रह अस्त हो जाएगा। एक निश्चित अंश पर सभी ग्रह सूर्य के पास जाने पर अस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रह जो अपनी द्युति, अपनी कांति छिन्न कर चुके हैं, अपनी कांति खो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, सीधा सा अर्थ यह है कि जो ग्रह अस्त हो चुके हैं, यानी जातक की कुंडली में जो ग्रह अस्त हो चुके हैं वह भी क्या करते हैं, दलम प्रोज्य, अपने दल भाग को त्याग देते हैं। दल का अर्थ क्या है, तो दल का अर्थ है समूह, है ना, एक अर्थ यह भी है, सीधा सा अर्थ मत ले लीजिएगा दल का अर्थ समूह, यहाँ दल का अर्थ अलग है, दल का अर्थ समूह भी है ना। ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दल है, कांग्रेस एक दल है, आम आदमी पार्टी एक दल है, राजनीतिक दल, है ना, अलग अलग प्रकार के दल होते हैं। तो ऐसे ही दल का अर्थ एक समूह भी होता है, पर यहाँ दल का अर्थ है द्विभाग। द्विभाग से अर्थ है कि उसका भी आधा हो जाएगा, है ना, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, प्रोज्य, मतलब चला जाएगा, गया काम से। जो काम नीच राशि में हो रहा था वही काम यहाँ होगा, यानी वह अपना आधा भाग खो देगा। जो भी राशि होगी, जैसे 10 वर्ष की आयु थी किसी ग्रह की, और वह मान लीजिए अस्त हो गया सूर्य के समीप जाने पर, और शुक्र और शनि से अलग हो, क्या कहा, प्रोज्य शुक्रार्क पुत्रौ, शुक्र और अर्क पुत्र, अर्क मतलब सूर्य, उसके पुत्र, तो सूर्य के पुत्र कौन है, शनि। तो शुक्र और शनि को छोड़कर, प्रोज्य मतलब इनको निकाल दीजिए, हटा दीजिए, साफ कर दीजिए, तो वह दलम, अपनी जो द्युति है, अपनी आयु है, उसको वह आधी कर देता है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई ग्रह नीच में हो तो भी वह अपनी आधी आयु को खो देता है, और कोई ग्रह मान लीजिए ना नीच का है ना उच्च का है, बीच में फंस गया है, तो फिर होरा कुंडली के माध्यम से अथवा नवमांश कुंडली के माध्यम से अथवा लग्न कुंडली के माध्यम से भोक्ता, भोग्यांश, भुक्तांश, नवमांश इत्यादि का गणित करने पर हम उसकी जो फिक्स आयु है, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने, और जो भी घटी इत्यादि में निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, वह उसकी अलग गणित है। फिर तीसरे पंक्ति में कही कि वक्र ग्रहों को छोड़कर, वक्री ग्रहों को छोड़कर अगर कोई ग्रह अपने शत्रु के घर में चला जाए, जैसे बुध चला गया चंद्रमा के घर में, अथवा चंद्रमा बुध के घर में, चंद्रमा की तो खैर शत्रुता किसी से नहीं है ना, और भी कोई ग्रह हो जिसकी शत्रुता है एक दूसरे से, तो वह अगर अपने शत्रु के घर में चला जाए तो वह अपने त्रिभाग यानी 1/3 हिस्से को, 1/3 आयु को नष्ट कर देता है। उस जातक की 1/3 आयु नष्ट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ ग्रह की आयु से यह संबंध समझिएगा, मैं बार बार ग्रह की आयु का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि ग्रह की आयु, ग्रह की आयु, वह ग्रह की आयु ना होकर जातक की आयु है ना। ग्रह तो भाई सदैव स्थिर रहेंगे आकाशमंडल में, अपने गोल में घूम रहे हैं, अपने विमंडलों में घूम रहे हैं, सूर्य भी अपने क्रांति मंडल में घूम रहे हैं। समस्या कहाँ आ रही है, जातक के साथ। जातक की आयु की हानि हो रही है, जातक की आयु क्षय हो रही है, उसमें ग्रहों की आयु क्षय नहीं हो रही, ग्रह बस प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं सदैव यह कहता हूँ कि ग्रह कभी भी गलत फल नहीं देते हैं, ग्रह सदैव आपको बताते हैं, दर्शाते हैं कि भाई अब यह ग्रह यहाँ इस स्थिति में है, यह बुरा फल देगा। वह स्थिति बतला रहे हैं कि वह स्थिति में अगर पहुँच गए तो वह बुरी स्थिति है आपके लिए, वह फल नहीं दे रहा है। फल देना और न देना यह ईश्वर के हाथ में है, वह तो बस आपको दर्शा रहे हैं। जैसे हमने पुस्तक में लिख दिया,
अब मान लीजिए किसी और ने लिखा पुस्तक में, हमने पढ़ा तो हमें ज्ञान हुआ कि उस पुस्तक में ये चीज़ लिखी थी उसके बारे में, तो पर लिखने वाला कोई और था, पढ़ने वाला कोई और था, जिसके बारे में चर्चा हुई वो कोई और था। ठीक समझे आप। इसी प्रकार से ग्रह आपकी आयु को ग्रह केवल आपके जो योग हैं, सुयोग हैं अथवा कुयोग हैं उनको केवल दर्शाते मात्र हैं, फल नहीं देते हैं, फल देने का सामर्थ्य नहीं है ना। बस हम उस संबंधी, ग्रह संबंधी कुछ जो भी उपाय वगैरह हैं वह करते हैं ताकि उस ग्रह के द्वारा जो हमारे कुयोग बन रहे हैं वह नष्ट हो जाएं। ठीक है। तो इसी प्रकार से यह ग्रह भी जो जो आयु दे रहे हैं जातक के लिए, यह जातक के लिए इतनी आयु दर्शा रहे हैं कि अगर सूर्य उसके अच्छे हुए, उच्च के हुए तो 19 वर्ष की आयु जातक के लिए प्राप्त हो गई। सूर्य यदि अस्त हो गए, अस्त तो नहीं होंगे, खैर नीच के हो गए सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही तो सब नीच अस्त के होते हैं। तो सूर्य अगर नीच के हो गए, तुला राशि में 10 अंश पर चले गए तो समझ लीजिए जातक की आयु 9.5 वर्ष हो जाएगी फिक्स नीच होने पर। और भी थोड़े कम हुए, मतलब अगर वह उच्च के पास रहे तो बढ़ती जाएगी और उच्च नीच के पास रहे तो थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी, है ना, ये समझ लीजिएगा। फिर तीसरी पंक्ति में यही कहा था कि अगर कोई बकरी ग्रह है उसको छोड़कर कोई भी शत्रु ग्रह के घर में चला जाएगा तो वह अपनी जो आयु है, जो वहाँ आयु प्रदत्त कर रहा है जातक को, उसकी 1/3 आयु चली जाएगी। जैसे 9 वर्ष है किसी की आयु, किसी ग्रह की आयु, तो वह 3 वर्ष चली जाएगी, 6 वर्ष शेष रहेगी। फिर चौथी पंक्ति में कहा कि सूर्योच्छिन्न द्युतिषु च जलम, है ना, सूर्य से छिन्न द्युतिषु च जलम, अपनी द्युति कांति शोभा को वह समाप्त कर चुके, यानी अस्तांगत हो चुके। कोई ग्रह यदि अस्त हो गया है तो भी वह अपनी जो आयु है उसको दलम, हाँ, उसका आधा भाग त्याग देगा, छोड़ देगा। पर प्रोज्य शुक्रार्क पुत्र शुक्र और शनि को छोड़कर। तो इस श्लोक में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।